शरद जी, बहुत स्वागत है आपका so न्यूज़ much. 18 राजस्थान पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ और मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभी हम देख रहे हैं सोना और चांदी के दामों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर ये जो उतार चढ़ाव है, जो दाम है सोने और चांदी के, खासकर के गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, डिसाइड कैसे होता है आखिर मार्केट में? देखिए, पहले तो मैं दर्शक ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि ये भाव उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद सोना गिर क्यों रहा है। क्योंकि नॉर्मली माना जाता है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं तो सोना ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से जो डॉलर की डिमांड है, क्योंकि 60 से 70% क्रूड पल्लवी वो डॉलर में ट्रेड किया जाता है और डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स होता है। वो डॉलर इंडेक्स बढ़ने से अमेरिका में एक बॉन्ड यील्ड होती है, वो बॉन्ड यील्ड लगभग 4.5 के आसपास पहुंच गई। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर ऐसा करते हैं कि वो लोग सोने से पैसा निकाल कर बॉन्ड्स में लगा देते हैं। उनको लगता है फिक्स रिटर्न बेटर आ रहा है। तो पहले तो मैं कारण, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो सोने की गिरावट है या सोने को पीक से नीचे आ गया, ये परमानेंट नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म इवेंट है, एक बीतती हुई घटना है जिसके कारण से सोना प्रेशर में। अब आपने जो सवाल पूछा उसके आते, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक सवाल है कि सोने चांदी की कीमत तय कैसे की जाती है। मैं आपको 3 बड़े दुनिया के गोल्ड के यूँ कहूँ कि स्टॉकिस्ट का नाम बताता हूँ, जो लोग अपने पास बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड रखते हैं। उसमें पहला नाम UBS का है। ये स्विट्ज़रलैंड का एक बैंक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, बैंक भी है और ये वेल्थ मैनेजर बहुत बड़े लेवल का है। दूसरा HSBC है। आप HSBC बैंक को जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसके पीछे SSBC UK में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और तीसरा एक बैंक है JP Morgan Chase। ये 3 बहुत बड़े प्लेयर्स हैं सोने के। तो क्या होता है, आज तक लोग सोने में ट्रेड करते हैं और लोग यही समझते हैं कि भाई सोने की कीमत डिमांड और सप्लाई पे तय की जाती है। क्योंकि जितनी मांग होती है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है कमोडिटी मार्केट में, तो वहीं इसकी कीमत फिक्स। पर इसको फिक्स करने के लिए भी तो कोई एक बेस प्राइस चाहिए होता है ना, जहाँ से आप चलते हैं। तो आपको हैरानी होगी सुन के, और शायद न्यूज़ 18 रीजनल के राजस्थान के जितने भी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए नई जानकारी होगी कि बाकायदा जब सोना का कोई बड़ा लेने वाला आता है तो इसकी बोली लगाई जाती है। कभी लोगों को, अगर सब्जी मंडी में आप जाएं, होलसेल मंडी में, तो वहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े टोकरे रखे होते हैं, उसकी बोली लगती है। वहीं से वो कीमत तय होती है, टमाटर की, आलू की, प्याज की। आप कभी लोग मंडी में कभी ना कभी गए होंगे कि भाई कीमत कौन तय करता है। तो बाकायदा इसकी बोली लगती है और बोली लगने के बाद जैसे जो खरीदने आया तो वो पूछते हैं आप कितने में देना चाहते हैं। जैसे उसने कहा 4400, उसने कहा 4450। तो परिस्थितियों को देख के बोली लगती है और बोली लगने के बाद जिस पर एग्री हो जाता है मामला, वहाँ पर फिर उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से ही ये कमोडिटी मार्केट में वहीं से ट्रेड किया जाता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं पल्लवी टेक्निकल भाषा में प्राइस डिस्कवरी। यानी कि ये कीमत की खोज कहाँ करी जाती है, ये कीमत खोजी कहाँ जाती है, उसके बाद फिर ये कमोडिटी मार्केट में लिस्ट होके और ये कीमत ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई पर चलती रहती है। ये मुझे लग रहा है कि दर्शकों के लिए एक नई जानकारी है, क्योंकि हमेशा हम भी सोचते थे सोना खरीदने तो लोग जाते हैं, चांदी खरीदने जाते हैं, लेकिन हमेशा दिमाग में ही रहता था कि डिसाइड कौन करता है आखिर। लेकिन आप उन 3 बिग बुल का नाम बता दिया जो इस पूरे मार्केट को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। शरद जी, तो हम मान ले क्या कि सुरक्षित पनागार या सट्टेबाजी कह सकते हैं कि इस पर गोल्ड पे भी एक तरीके से की जाती है, अगर आम बोलचाल भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें? बहुत बड़ी मात्रा में करी जाती है। छोटी मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि ज़्यादा सोना जो खरीद बेच की जाती है वो सट्टेबाजी के माध्यम से होती है। और ये करी जाती है अमेरिका में, जो एक्सचेंज है कमोडिटी का, उसको कॉमेक्स कहते हैं। भारत में MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। शंघाई में शंघाई कमोडिटी एक्सचेंज है। शंघाई गोल्ड सिल्वर का अब तो अलग उन्होंने डिवीजन बना दिया। और लंदन में एक LBMA है, उसको लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन वैसे कहते हैं। पर वो तो ये 3-4 दुनिया में बड़े बड़े हब्स हैं पल्लवी, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी की जाती है। और आपकी इजाज़त हो तो कैसे होती है सट्टेबाजी, मैं बहुत संक्षेप में बता दूं। तो देखिए क्या होता है कि अगर मुझे भारत में लेता हूं, क्योंकि लोग भारत से ज़्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर 1 किलो सोना आज की तारीख में, आज के जो रेट कल क्लोज हुए हैं, क्योंकि शनिवार एतवार है तो मार्केट बंद होती है, लगभग 1,40,00,000 और 1,45,00,000 रुपए किलो है। अब क्योंकि किलो लेना तो हर किसी के बस की है नहीं, तो वो क्या करते हैं, इसको 10 हिस्से में बांट देते हैं, 100-100 ग्राम के टुकड़ों में, और उसको कहा जाता है गोल्ड मिनी। उसका बाकायदा मिनी नाम रखा जाता है। और गोल्ड मिनी अब आप 10वां हिस्सा ले लीजिए, मान लीजिए 1,45,000 में, 1,45,00,000 मान लेता हूँ, तो 14.5 का एक मिनी का यूनिट हो गया। अब कमोडिटी एक्सचेंज क्या करता है, मैं भारत का उदाहरण देके समझा रहा हूँ, सभी जगह ऐसे ही होता है।
वो क्या कहता है आपसे कि आप 10% मार्जिन जमा करा दीजिए। यानी कि 14.5 लाख रुपए का मैंने 10% मार्जिन दिया एक मिनी खरीदने के लिए, तो मैंने 1,45,000 रुपए देकर और मैंने 100 ग्राम सोने के खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। यानी कि 14.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैंने 1,45,000, अगर 10% मार्जिन है तो 1,45,000 जमा करके ले लिया। और आज हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बैठे हैं 28 मार्च में, और मुझे पता लगा कि इसके अगले महीने की 28 अप्रैल की एक्सपायरी की डेट है। ये डेट मैं काल्पनिक ले रहा हूँ, इसको एक्चुअल ना समझे, ये उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण समझा के रहे तौर हैं। पे। तो अब क्या होगा कि मेरे पास 100 ग्राम सोना 1,45,000 रुपए मात्र देके वो एक महीने तक के लिए आ गया है। आया है, मेरी जेब में नहीं आया, मेरे गले में नहीं आया, मेरे कानों में नहीं आया, मेरे कंगन नहीं आया, मेरा कुछ नहीं आया, सिर्फ एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। अब क्या होता है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट तक, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ये यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट तक कीमत बढ़कर मान लीजिए 1.5 करोड़ हो गई 1 किलो की, तो अगर 1 किलो की 1.5 करोड़ हुई तो 100 ग्राम की 15 लाख हो गई, और 100 ग्राम की 15 लाख हुई, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की 28 अप्रैल डेट आ गई जी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे मेरा मार्जिन जो मैंने दिया था 1,45,000 का, उसमें 1.5 लाख मुझे उसकी जगह वापस मिल जाएगा। यानी कि मुझे 50,000 रुपये का उसमें फ़ायदा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे एक सारा। और अगर बीच में ही मुझे लगता है 1 महीना पूरा होने से पहले कि कीमत चढ़ गई है, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही काट के बाहर निकल सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो आपको बजाय 1,45,000 के आपको 1.5 लाख रुपए मिल गए सीधा सीधा, क्योंकि उसकी कीमत 1.5 करोड़ हो चुकी थी। इसी प्रकार अगर घाटा हो जाता है, मान लीजिए गिर के वो 1,40,00,000 आ गया, तो फिर मिनी हो गया 14 लाख का, मेरा मार्जिन रह गया, मेरा मार्जिन तो 1,45,000 मैंने दिया हुआ है, फिर मुझे कट के मात्र 1,40,000 मिलेगा, मेरा वो बाकी का हिस्सा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हजारों के हिसाब से, आप मानेंगे नहीं, सैकड़ों टन सोना खरीदा बेचा जाता है, ना एक्चुअली दिया जाता है, ना एक्चुअली लिया जाता है। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट, इसी को डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को कमोडिटी का वायदा बाजार कहते हैं, इसी को सट्टेबाजी भी कहते हैं। आपने वायदा बाजार का जिक्र किया। वायदा बाजार में गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड कैसे करता है, इसको थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए और थोड़ा सा डिकोड कर सकें। यही वायदा बाजार है पल्लवी, जो मैंने बताया। यानी कि आप जब मार्जिन दे के आप कमोडिटी एक्सचेंज में एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं अगले महीने का, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप या तो एक्सपायरी से पहले काट देते हैं, या आप एक्सपायरी वाले दिन काटते हैं। इसी को वायदा बाजार कहते हैं। वायदे का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर वायदे का मतलब यह है कि मैं, अब हमने जो उदाहरण लिया, 28 अप्रैल को वायदा करता हूँ कि मैंने अभी 10% मार्जिन दिया है, मैं 28 अप्रैल को बाकी का सारा पैसा दे के उठा लूँगा। एक वायदा किया हुआ है आपने, इसको वायदा कहते हैं। ठीक है। पर आप उस वायदे को, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पहले भी कट के बाहर आ सकते हैं, या 28 अप्रैल को आप चाहें तो। इसीलिए पल्लवी, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं, उनको अपने पास कुछ सोना वेयर हाउस में रखना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए 28 अप्रैल को मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे तो ये काटना नहीं है, मुझे आप डिलीवरी दे दीजिए, सब लोग नहीं लेते हैं। तो कुछ परसेंटेज सभी कमोडिटी एक्सचेंजेस अपने वेयर हाउस में रखते हैं कि बाई चांस वो जो ट्रेडर है वो मांग लेता है हमसे कि लाओ दे दो, मुझे स्क्वायर अप नहीं करना है, तो उसको उनको फिर देना पड़ता है। तो इसलिए कमोडिटी एक्सचेंजेस अपने पास स्टॉक भी रखते हैं। क्या अगर इसको हम दर्शकों को और समझाने की कोशिश करें तो क्या इसका असर जो है वो प्राइस पर भी पड़ता है, खास करके अगर छोटे व्यापारी जो होते हैं उन पर इसका कुछ ज़बरदस्त तरीके से पड़ता है। बल्कि आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताऊं जो मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं किया है, कि अगर अभी फ्राइडे को जब प्राइस क्लोज हुई अमेरिका में, लगभग $4,400-4,500, $4,192 क्लोज हुई है। मैं डॉलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस डिस्कवरी वहीं से होती है। आप 10 ग्राम में, इसको आप सबको पता लग गया है कि 10 ग्राम में कैसे कब कैसे कन्वर्ट, वो पर आउंस में होता है। $5600 ये हाई पे गया था, $4,400 पे इस समय खड़ा हुआ है। तो क्या तरीका है निकालने का? जो हाईएस्ट प्राइस है और जो लोएस्ट प्राइस है, उसके जो बीच की प्राइस होती है, उसको आप कहीं उसकी एक्चुअल प्राइस मान सकते हैं। यानी कि जब 5600 था तो $600 के ऊपर के सटोरिये थे। अब जब $4,192 थे, $600 नीचे के सटोरिये हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होता है। बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी करी जाती है। और सट्टेबाजी के माध्यम से कीमत, बल्कि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सराफा बाज़ार वगैरह के जहाँ जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं कि यार हम जो सोने की कीमत पे उठाते हैं MCX पर, कमोडिटी मार्केट में, तो कहीं की कहीं भागने लगती है। क्योंकि वो जैसे ही ग्राहक आके बैठता है
वो ग्राहक पूछता, आप भी जाएं ज्वेलरी लेने, पूछते हैं ना भाई आज क्या भाव है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कहते हैं साहब आज 1,42,000 रुपये 10 ग्राम है। जितनी देर में ग्राहक बैठ के पसंद कर रहा होता है, कभी कभी इतनी देर में वो 1.5 लाख भाग जाती है। हाँ बिल्कुल, हाई तो वो होता क्या है कि सराफा बाजार में एकदम से उनका ग्रुप बना हुआ है, उसमें खबर आती है कि 1.5 लाख हो गई। अब ग्राहक को आप बोल चुके हैं कि तो 1,42 था, एकदम से उसकी कीमत बदल जाती है। तो सराफा बाजार वालों को बहुत बड़ी ये शिकायत रहती है कमोडिटी एक्सचेंज से कि भैया ये कीमत कहीं एक जगह टिको, पर कमोडिटी एक्सचेंज पे कीमत टिक नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे खरीद और बेच के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उस हिसाब से कीमत ऊपर नीचे भागती रहती है। और बहुत तेज़, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी पल्लवी, उतनी तेज़ इसकी प्राइस में मूवमेंट दिखाई देगी। मुझे लग रहा है अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेरे दर्शकों को हो गई होगी, क्योंकि मैंने अमूमन ये चीज़ देखी है शरद जी, बहुत जगह पर जब लोग सोना चांदी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बैठे ही होते हैं, जैसे आपने बताया, और तुरंत पता चलता। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज्वेलर्स यही बोलते हैं कि अरे यार हमें नुकसान हो गया यहाँ पर, ये चीज़ देखिए अभी प्राइस बढ़ गया, अभी मैंने कल इतने में ख़रीदा था, अभी इतने में हो गया, तो मुझे नुकसान हो गया है। अब मुझे लग रहा है दर्शक इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। जनरली नुकसान जब होता है, क्षमा करें आपको टोक रहा हूं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर कीमत वहाँ से बढ़ जाए, क्योंकि अगर वहाँ से घट जाती है तो ग्राहक को तो वो ज़्यादा बता चुके हैं, तो ग्राहक से तो वही लेंगे। पर अगर बढ़ जाती है तो उनको एक नुकसान, क्या मैं इसको कहूँगा, उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उनको लगता है कि हम इतना बोल सकते थे, वो हमसे मिस हो गई। ओके, अच्छा शरद जी, जब भी अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरीके से युद्ध के हालात जो बने हुए हैं, ज़्यादातर देखा जाता है लोग शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ज़रा इसे आप बताइए। देखिए, ये तो मुनाफा, जहाँ पर मुनाफा दिखा वहाँ चल रही है, इसको आप ऐसे समझिए। उल्टा भी हो चुका है, गोल्ड से निकाल कर आपको एक नई अभी खबर आई है मेरे पास, थोड़ी देर पहले मुझे मालूम पड़ा कि रशिया की हालत इस समय, आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा तो युद्ध चल रहा है, बिल्कुल, यूक्रेन ऐसा तो युद्ध में लगता है। तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा है कि $150 बिलियन का गोल्ड रशिया बेचने वाला है बहुत जल्दी। तो क्या होता है, आपको जब पैसा चाहिए और आपको लगता है कोई और एसेट आपको ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, पर इस वक्त तो अब आज जब हम बात कर रहे हैं पल्लवी, तो शेयर मार्केट भी पिटी हुई है और गोल्ड की मार्केट भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो इस वक्त आपको ये स्विच नहीं दिखेगा, पर जनरली जब एक मार्केट ऊपर जा रही होती है, एक नीचे जा रही होती है, तो लोग इसमें से पैसा निकाल के उसमें लगाते हैं। और ये तो स्वाभाविक है कि मुझे जहाँ 4 पैसे फालतू मिलेंगे, मैं वहाँ पैसा लगाना चाहूँगा। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भाव ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं गोल्ड के, क्या सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को देखा जा सकता है इन्वेस्ट करने की अगर बात करें तो, या फिर अभी रुकना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, जो मुझे लगता है लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, और मैं दिन में ना जाने कितनी बार इस सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे लगता है पल्लवी कि गोल्ड की जो अंडरटोन है, मतलब जो गोल्ड का जो सतह से गोल्ड बुलिश है, बुलिश का मतलब गोल्ड ऊपर ही जाएगा। ये जो गोल्ड अभी प्रेशर दिख रहा है, ये कुछ असाधारण परिस्थितियां हैं, असाधारण कारण हैं। पर अगर आप 2 से 5 साल तक गोल्ड को रखते हैं अपने पास, पर देखिए, निवेश की सलाह तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेनी चाहिए, ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लें, एक तो लोग गलती क्या करते हैं पल्लवी, एक साथ सारा पैसा लगा देते हैं। एक तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसको लंबे वक्त तक रखना चाहिए। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मैं उसको आपकी इजाज़त से दोहराना चाहूँगा। लोग क्या करते हैं, दिन में 3-3 बार गोल्ड की प्राइस अपने मोबाइल पर चेक करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लंबे वक्त के लिए लिया है तो फिर आप दिन में 3 बार प्राइस क्यों चेक कर रहे हैं? आपने तो सोने के साथ सो जाइए, आपको लेके आराम से बैठिए और इसको लंबे वक्त तक रखिए। मुझे लगता है 2 से 5 साल अगर आप रखेंगे, जैसे ये युद्ध के बादल भी नहीं बोलता, जैसे ये क्रूड ऑयल की समस्या या गोल्ड की मार्केट क्रूड ऑयल की समस्या को भुलाने लगेगी, आपको गोल्ड यहाँ से वापस ऊपर जाता दिखाई देगा। बहुत अच्छा मौका है पल्लवी उनके लिए जिनको लग रहा था हमारी बस निकल गई, हम तो इसमें चढ़ ही नहीं पाए, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अब तो बस वापस चल के आपके द्वार पर आ गई है, आप उस पर दोबारा से चढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, पर थोड़ा थोड़ा करके करें और लंबे वक्त के लिए करें। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये फ़ायदा सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है या फिर जो आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए भी ये सलाह आप दे रहे हैं? मुझे लगता है पल्लवी कि भारत का हर व्यक्ति गोल्ड का इन्वेस्टर है। देखिए, भारत में 30,000 टन गोल्ड है और अगर आप जनगणना के हिसाब से निकालें, हाउस होल्ड के हिसाब से, तो औसतन 100 ग्राम गोल्ड हर व्यक्ति के पास है, हर परिवार में है। तो इस हिसाब से तो हर परिवार ही निवेशक हो गया। और मैं आपको सच बात बताऊं, आपने जो कहा कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं,
तो जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, जो हाउस होल्ड थे, जिनके पास एक अंगूठी थी, एक चेन थी, या किसी के पास कोई 2 कंगन पड़े थे वगैरह वगैरह, जो आपने वैसे ही रखे हुए थे, सडनली आपको पता लगा जब ये $5600 $1,80,000 पहुंच गया था, उनको सडनली पता लगा अरे मेरे ये 40 ग्राम के कंगन तो आज 7,20,000 रुपए के हो गए। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति जिसके पास गोल्ड है वो इन्वेस्टर बन चुका है, और उसको अब पिछले जो 1 साल में हुआ है उसको ये पता लग चुका है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का संसाधन है। और अब आप उसको जब वो पहनते हैं ना उसको, तो पहले तो उसकी पल्लवी खाली ऑर्नामेंटल वैल्यू होती थी। अब उसको वो ये उनको लगता है कि ऑर्नामेंटल वैल्यू तो है ही, मैंने एक निवेश का संसाधन भी पहन रखा है। तो आई थिंक एवरीबडी इज एन इन्वेस्टर एज ऑफ टुडे। ओके, अभी आपने जैसे हालिया के दामों की बात की कि किस तरीके से जो प्राइसेस हैं उनमें टूट देखने को मिली है सोने की। ये जो एकदम से सोना के प्राइसेस चढ़ रहे हैं, एकदम से टूट रहे हैं, इसके पीछे आप वजह क्या देख पा रहे हैं? अगर मैं मुख्य आपसे पूछूं कि 2 वजह आप बताइए। देखिए, मुख्य वजह है जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो आ रहा है। ठीक है, ये इस समय जो कीमतें हैं वो प्योरली न्यूज़ पे चल रही हैं। कीमतें देखिए 3 तरीके से चलती हैं, या तो खबरों पर चलती हैं, या फंडामेंटल्स पे चलते हैं। फंडामेंटल मतलब कितना गोल्ड बचा है, कितना गोल्ड किसने खरीदा, ये इस टाइम किसके पास कितना गोल्ड है। एक होता है तीसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल होता है कि गोल्ड चार्ट क्या बना रहा है, कितना गिरा, उसकी एवरेज कितनी रही, गोल्ड सिल्वर रेशियो कितनी रही, इसको हम टेक्निकल्स कहते हैं। इस समय गोल्ड की कीमतें क्रूड ऑयल के दामों पर चल रही हैं, ठीक है, और न्यूज़ फ्लो पे चल रही हैं। जैसे जैसे ये खबर आती है पल्लवी के ईरान के एनर्जी एसेट्स पर हमला होगा, और ईरान पलट के अमेरिका और इजराइल और वेस्ट एशिया के देशों के एनर्जी एसेट्स पर हमला करेगा बदला लेने के लिए, इंतकाम की आग में, वैसे वैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है। और जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है गोल्ड पर प्रेशर पड़ता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने के आसार बन जाते हैं तो क्रूड ऑयल कम हो जाता है, फिर आप देखते हैं गोल्ड बढ़ने लगता है। तो इस समय सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर गोल्ड का क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल सीधा नहीं है पल्लवी, क्रूड ऑयल से डॉलर, डॉलर से डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स से बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड से गोल्ड। ये दूर की रिश्तेदारी है, पर इस समय वो दूर की रिश्तेदारी क्रूड ऑयल की बड़ी मजबूत बन चुकी है सोने के मुकाबले। ठीक है, बॉन्ड यील्ड की आपने बात की है और अमेरिकी डॉलर की भी बात हो रही है। देखिए, ये जो अभी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या हम ये मान सकते हैं कि निवेशकों का प्रॉफिट बुकिंग था, बॉन्ड यील्ड, अमेरिकी डॉलर, ये तीनों ही फैक्टर्स हो सकते हैं सबके पीछे? सब कुछ था। ठीक है, सट्टेबाजी जो कर रहे थे उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक किए। कुछ लोगों ने जो लेके रखा हुआ था शॉर्ट टर्म में उन्होंने प्रॉफिट बुक, कुछ ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिसके माध्यम से लोग सोना लेते हैं, उन्होंने कुछ सेलिंग करी। ज़्यादा मुझे लगता है इसमें पल्लवी सट्टेबाजों का रोल है। तो जो जिसका मैंने आपको कहा ना $600 नीचे की सट्टेबाजी, $600 ऊपर की सट्टेबाजी, तो ये सट्टेबाजियों का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जो लंबे वक्त का निवेशक है वो आराम से बैठा हुआ। और आपको हैरानी होगी एक बात जान के कि सेंट्रल बैंक्स ने, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इन बैंकों ने पिछले हर साल में लगभग 1000 टन पर एनम का गोल्ड खरीदा है। और अभी भी जनवरी फरवरी मार्च में भी पल्लवी इन्होंने खरीदना बंद नहीं किया है। तो मैं अब जो ज़रूरी बात सबसे कहना चाहता था कि अगर इतने बड़े सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं तो हम तो छोटे मोटे निवेशक हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उनकी पूंछ पकड़ के चल देना है। क्योंकि वो खरीद रहे हैं तो कुछ सोच के खरीद रहे होंगे ना। आप सोचिए, हम और आप ये बात कर रहे हैं एज एन एनालिस्ट, मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ, पर आप अगर कुछ भी नहीं सुने, आप खाली सेंट्रल बैंक के पुछल्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब पीछे पीछे कोई चलता है, पीछे चल दे, पीछे अगर आप उनके पीछे पीछे ही चले तो भी गोल्ड को लंबे वक्त तक रखने में समझदारी दिखाई देती है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लंबे वक्त के लिए बहुत अच्छा जाएगा। और क्योंकि इसलिए भी आपको शायद पता नहीं जानकारी है कि नहीं, मात्र 70-80 हज़ार टन गोल्ड पल्लवी बचा है खनन करने के लिए, खत्म हो गया है, इतना ही बचा है। और मेरे अनुमान से 15 साल में ये खनन खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा ही नहीं निकालने के लिए, अनलेस कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। क्योंकि जो धरती में बचा है, तो जो चीज़ खत्म होने जा रही है वो भला नीचे कैसे जाएगी बताइए। और फिर और गोल्ड का कोई, हालांकि किसी ने एक अफवाह उड़ाई थी बीच में कि चाइना जो है वो सिंथेटिक गोल्ड बनाने जा रहा है। यस, खबर आई, सही कहा आपने। पर ये बहुत वायरल हुई। बाद में ये पता लगा कि चाइना का सिंथेटिक गोल्ड इससे भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। और फिर नकली तो नकली होता है, असली असली होता है। मुझे नहीं लगता आप सिंथेटिक गोल्ड अपने पास रखना चाहेंगे। तो इसलिए गोल्ड क्योंकि सीमित मात्रा में है लंबे वक्त के लिए, और आगे जो हालात बन रहे हैं, जैसे जैसे डॉलर कमज़ोर होगा पल्लवी, ये बहुत ज़रूरी बात है, जैसे जैसे डॉलर कमज़ोर होगा वैसे वैसे आप गोल्ड को, इस समय डॉलर मजबूत नहीं है। देखिए, ये एक बहुत समझने वाली बात है। डॉलर मजबूत नहीं है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है।
तो मजबूत होना, हम लोग इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो डॉलर में आंतरिक मजबूती नहीं है। डॉलर की डिमांड क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि मुझे डॉलर ज्यादा देने पड़ रहे हैं क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। यस, बिल्कुल। तो जैसे जैसे अदरवाइज देखिए ना, जो देश पल्लवी युद्ध में जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था तो कमजोर होनी चाहिए। अमेरिका युद्ध में गया है तो क्या हम ये माने कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है? स्ट्रांग नहीं हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो जैसे ही युद्ध के बादल छटेंगे या हम उसको भूलने लगेंगे, डॉलर अपनी असलियत पे आएगा, और डॉलर की असलियत कमजोर है। बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया क्रूड ऑयल लेने के लिए या फिर युद्ध के हालातों में जब जो देश फंसे होते हैं उन्हें हथियार लेने के लिए डॉलर में ही डील करनी पड़ती है, और यही वजह है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। शरद जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि आपने गोल्ड का जिक्र किया, अच्छा आपने चीन का जिक्र किया कि वहाँ पर जिस तरीके से गोल्ड वो अपना बना रहा था, ये खबर भी आई थी कि वो चांदी भी स्टॉक करके रख रहा है, और वहाँ पे रेडियो में, पटरियों में चांदी जो है वो बिक रहा है। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हालांकि उसके बाद बहुत सारे सवाल भी लोगों ने खड़ा किए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी। चांदी अप्रत्याशित तरीके से महंगा हुआ, हमने ये देखा, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, चाइना में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसमें चाइना का वर्चस्व है। आप ये मानते हैं चाइना का उस पर होल्ड है, और ये डिफेंस इक्विपमेंट में, चिप्स में, तो रेयर अर्थ मिनरल्स तो अगला मुझे लग रहा है ऑयल बनने वाला है। तो चाइना ने क्या किया, उसको लगा कि सिल्वर का प्रयोग एआई डेटा इक्विपमेंट्स में, सोलर बैटरीज में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। 55% चांदी तो इंडस्ट्रियली कंज्यूम हो जाती है। तो चाइना ने क्या किया, इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चाइना को ये दिखने लगा कि अगर ये हमारे पास भंडार रहेगा तो दुनिया हमारे पीछे पीछे भागेगी। और रेयर अर्थ मिनरल्स में ऐसा हुआ भी, आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रम्प प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि उन्होंने रोक दिए थे, स्पेशली मिलने जाना पड़ा और उनको नीचे उतरना पड़ा अपनी शर्तों से। तो इसलिए उसने सिल्वर को भी रेयर अर्थ मिनरल मान लिया है, और सिल्वर को रेयर अर्थ मिनरल मानने से क्या हुआ है कि चाइना ने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और चाइना जब किसी चीज़ को इकट्ठा करता है तो वो चुपचाप करता है, ज़्यादा हल्ला नहीं मचाता है। तो मुझे लग रहा है कि हालांकि मैं यहाँ साथ में जोड़ना चाहूँगा कि सिल्वर की चाल सोने से थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि अगर वैश्विक मंदी आती है इस युद्ध के कारण, ठीक है, तो उस मंदी से जो ये जिस चीज़ में चांदी लगती है, सोलर सेल्स, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई डेटा इक्विपमेंट, इनकी डिमांड कम होगी। अगर इनकी डिमांड कम होती है तो हो सकता है कि चांदी की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसलिए चांदी की चाल आपको अलग दिख सकती है। मैं सोने को आप सच पूछें तो ज़्यादा ठोस मानता हूँ, ज़्यादा सॉलिड मानता हूँ और ज़्यादा सेफ मानता हूँ चांदी के मुकाबले, भले ही चांदी सोने से ज़्यादा भाग जाए। ठीक है, आपने सेंट्रल बैंक्स का भी जिक्र किया था। सेंट्रल बैंक्स ने, आपने बोला कि किस तरीके से वो गोल्ड को ले रहे हैं और उनके पीछे जो आम नागरिक हैं और लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें तो नहीं निकल के सामने आएंगी कि कल को हम ये पढ़ें कि घबराहट में आकर के जल्दबाजी में गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया सेंट्रल बैंक्स ने और उसकी वजह से ये उतार चढ़ाव जो है मार्केट में देखने को मिला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मुझे किसी ने ये पूछा कि क्या कोई ऐसा समय आएगा जब हमें गोल्ड बेच देना चाहिए। Yes, तो मैंने उनको एक पहचान बताई जो आपने बात कही, यही पहचान। जिस दिन आपको कोई भी सेंट्रल बैंक गोल्ड को बेचता दिखाई दे या उसकी खबर आई, दिखाई तो क्या देगा, आपको खबर ही आएगी, तो दूसरे बेचने वाले व्यक्ति आप होने चाहिए। ओके। यानी अगर किसी सेंट्रल बैंक ने बेचा और आपको पता लगा, अगले ही दिन यू शुड बी द सेकंड सेलर ऑफ द बैंक, बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक्स ने बेचा पल्लवी तो फिर तो गोल्ड बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा है। तो जब उन्होंने इतना चढ़ा दिया इसको, तो आप सोचिए अगर वो बेचेंगे तो कितनी जल्दी नीचे गिरेगा। पर ये तो रही एक सैद्धांतिक बात, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि पल्लवी, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इन सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड किस पैसे से खरीदा? इन्होंने क्या कर रखा था, गोल्ड खरीदने से पहले ये पैसा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगाया हुआ था। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाया हुआ था ये पैसा भारी मात्रा में। किस दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको देशों के नाम बताऊंगा। किसी ने $200 बिलियन, किसी ने $400 बिलियन, किसी ने $500 बिलियन, इतनी भारी मात्रा में, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड्स को बहुत सेफ समझा जाता था। यस। और जब से ट्रम्प साहब आए तो विश्वास तो सबका हिल गया। तो इन्होंने वो पैसा वहाँ से बॉन्ड्स में से निकाल के, इनको डॉलर पे भरोसा ही उठ गया, तो इन्होंने वो पैसा निकाल के गोल्ड में लगाया है। तो और कोई तीसरी जगह आप सच पूछें, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, कोई तीसरी जगह लगाने के लिए है भी नहीं, आप सच पूछें तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बेचने वाले हैं नहीं। परंतु अगर ये बेचेंगे तो आप वो दूसरे व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि पहला व्यक्ति सेंट्रल बैंक,
दूसरे व्यक्ति आप होने चाहिए जो इसको बेच दें उस टाइम। अच्छा, विदेशी संस्थागत जो निवेशक होते हैं अक्सर संकट के समय में पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके अगर भारत की बात करें, क्या आपको लगता है कि भारत में डॉलर और ज़्यादा मजबूत होगा आगे चल करके? ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय रुपए के अगेंस्ट आज जब हम बात कर रहे हैं तो कल ट्रेडिंग में 95 रुपये छू आया, ठीक है, $1। तो इसकी कारण है कि विदेशी संस्थागत निवेशक स्टॉक मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। 7-8 हज़ार करोड़ रुपया रोज का एक नया नॉर्मल बन गया है, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति है, अनिश्चितता से भरा माहौल है। हाँ। तो ऐसे में आप दूर दराज जब आपने पैसा लगाया तो शेयर मार्केट को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो लोग वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। अगर ये लगातार निकालते रहे तो रुपए पे प्रेशर बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका रिजल्ट ये होगा पल्लवी कि हमारे इंपोर्ट्स महंगे होंगे, हमें तेल और महंगा मिलने लग जाएगा, जितनी भी चीज़ें हम आयात करते हैं भारत में वो सारी चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका असर अर्थव्यवस्था पे अच्छा नहीं होगा। सिर्फ एक वर्ग को फ़ायदा होता है रुपए के कमज़ोर होने का, वो है एक्सपोर्टर्स, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी वसूली ज़्यादा हो जाती है। बाकी लगभग सब वर्गों को इसका नुकसान होता है। तो जी हाँ, अगर FIIs लगातार निकालते रहे तो बिल्कुल आपको रुपए पे प्रेशर, आप देख रहे हैं रोज़ाना क्या हाल हो रहा है, तो हमें डबल नुकसान होता है। एक तरफ हमारे लिए तेल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे लिए डॉलर महंगा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे लिए एक तो तेल, पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं, डॉलर रुपए के गिरने से हमें और ज़्यादा उसके पैसे देने पड़ते हैं। इसका असर कितना लंबा हमें झेलना पड़ सकता है? जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें मैं फिर करेक्ट करना चाहूँगा, डॉलर मजबूत नहीं हो रहा, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड माफ करेगा, डिमांड वो लगातार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिमांड में है अभी डॉलर, तो उसी से आयात निर्यात होता है। तो ये जिस तरीके से डिमांड में है डॉलर और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपये पर कितना ज़्यादा दबाव आगे और देखने को मिल सकता है? देखिए, रुपए पे जब तक क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे नहीं आती, मुझे लग रहा है पहली बात तो वहाँ रुपए पे दबाव रहेगा। ठीक है। और जब तक ये जो विदेशी मित्र हैं हमारे, जो विदेशी संस्थागत निवेशक, FIIs और FPIs इनको कहते हैं, जब तक ये शेयर मार्केट से पैसा निकालते रहेंगे तब तक आपको रुपया यहाँ से नीचे जाता देख रहा है। हालांकि मैं ये यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर इसमें इंटरवीन करके क्या करता है, अब उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसमें से वो डॉलर बेच के उसकी प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और अभी भी कर रहा होगा, वो आंकड़े हमारे सामने नहीं आते हैं, अगर नहीं कर रहा होता तो शायद इस समय 100 रुपये पहुँच गया होता। बिल्कुल। तो इसलिए रिजर्व बैंक को भी देखना पड़ता है कि हम डॉलर ज़्यादा बर्बाद ना कर दें, क्योंकि कल को ये इम्पोर्ट के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए अभी रुपए पे प्रेशर मुझे लग रहा है कि बना रहेगा। इस युद्ध का शांत होना ज़रूरी है पल्लवी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना ज़रूरी है, और शेयर मार्केट का थमना ज़रूरी है, वरना ये विदेशी संस्थागत निवेशक अगर लगातार बेचते रहेंगे तो मुझे लग रहा है जो अनिश्चितता की परिस्थिति है इसका सुधरना ज़रूरी है। अगर ये लोग बेचते रहेंगे तो रुपए पे आपको प्रेशर बना दिखा रहेगा।